मज़ीद दिलचस्प कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। 20 साल पहले अमेरिका ये कहकर आया था अफ़गानिस्तान में कि महीनों के अंदर अंदर हम अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लेंगे, लेकिन कब वो महीने सालों में बदले और कब वो साल डेकेड्स में बदले पता ही नहीं चल सका। और बिल आखिर आज अमेरिका का आखिरी फ़ौजी भी अफ़गानिस्तान से बदतरीन तारीख़ी हिस्टोरिकल ह्यूमिलिएटिंग डिफीट के बाद जा चुका है। आखिरी फ़ौजी भी जा चुका है और इस वक्त अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर कोई एक भी गैर मुल्की फ़ौजी बाकी नहीं रहा। कल पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर, पूरे काबुल के अंदर वैसे ही जश्न का माहौल था जैसे 20 साल पहले नेटो के और अमेरिकी फ़ौज के हेडक्वार्टर में जश्न का माहौल था कि हम जीत चुके हैं, जश्न मनाओ। फ़र्क ये था कि नेटो के 30 मुल्कों की फ़ौज और अमेरिका को ये एहसास नहीं था कि असल में वो जंग की इब्तिदा को ही अपनी विक्ट्री समझ रहे हैं और जंग की एंड समझ रहे हैं और इसी पे खुश हो रहे हैं कि हम जीत गए हैं। जंग की इब्तिदा को उन्होंने जंग की एंड समझा और कल रात जो काबुल वाले खुशी मना रहे थे वो दरअसल हकीकी जीत की खुशी मना रहे थे कि हकीकतन हम जीत चुके हैं। भरपूर जश्न हुआ है कल काबुल की गलियों में और अफ़गान फ़ख्र से दुनिया को बताते रहे, आलमी मीडिया को बताते रहे कि एक और सुपर पावर की कब्र हमने अपने ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स के अंदर बना दी है। जितना जज्बे से अमेरिका इधर आया था हमारे मुल्क के अंदर, उतना ही बेजार करके उसको निकाला है और हमने इनका वो हाल किया है कि दुनिया वियतनाम भूल गई है। वियतनाम की जंग तकरीबन लगभग 10 साल चली और $1 ट्रिलियन का ख़र्चा आया अमेरिका का। अगर आप उस खर्चे को आज के टाइम वैल्यू ऑफ मनी के फैक्टर से जांचें, $1 ट्रिलियन लगाया लगभग। लेकिन इस अफ़गानिस्तान वाली जंग को ख़त्म होते होते नतीजा क्या हुआ है? $2.5 ट्रिलियन लगा दिए उन्होंने, $2.6 ट्रिलियन टू बी स्पेसिफिक। लेकिन नतीजा क्या हुआ 20 साल और $2.6 ट्रिलियन लगाने का? अफ़गान तालिबान की हुकूमत थी जब अमेरिका आया था। जब ये आए थे 20 साल पहले, अफ़गान तालिबान की हुकूमत थी। अब जब जा रहे हैं तब भी अफ़गान तालिबान की हुकूमत है। जब अमेरिका आया था फ़ौजी साजो सामान के हिसाब से अफ़गान तालिबान की हुकूमत की फ़ौज कोई ज़्यादा मजबूत नहीं थी, इनके पास ज़्यादा फ़ौजी साजो सामान नहीं था। आज जब अमेरिका जा रहा है तो अफ़गान तालिबान की जो फ़ौज है इनके पास अरबों डॉलर्स का जदीद तरीन अमेरिकी असला मौजूद है। इतना असला पड़ा हुआ है इनके पास जो कि अच्छे मुल्कों के पास नहीं है। जब अमेरिका आया था अफ़गान तालिबान के पास एयरफोर्स नहीं थी। 20 साल पहले जब अमेरिका आया था अफ़गान तालिबान के पास एयरफोर्स नहीं थी। आज इनके पास एयरफोर्स है जब अमेरिका जा रहा है। आज इनके पास जदीद हेलीकॉप्टर्स हैं और फाइटर जेट्स भी हैं। आज इनकी फ़ौज के पास हर वो जदीद असला मौजूद है जो कि दुनिया के किसी भी मॉडर्न फ़ौज के पास होना चाहिए। जब अमेरिका आया था अफ़गान तालिबान आइसोलेटेड थे। दुनिया में सिर्फ 3 मुल्क उनको तस्लीम करते थे, UAE, पाकिस्तान, सऊदी अरब। ये 3 मुल्क उनकी कुल कायनात थे। आज जब अमेरिका जा रहा है तो चीन और रूस समेत, ये दोनों बड़ी आलमी ताकतें हैं, इन समेत रीजन के और रीजन से बाहर के बहुत सारे मुल्क इनको तस्लीम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, यानी कि दे आर नो लॉन्गर आइसोलेटेड। जब अमेरिका यहाँ आया था 20 साल पहले, अफ़गान तालिबान एक पश्तून डोमिनेटेड फोर्स था मजहबी ग्रुप, लेकिन इसके अंदर पश्तून इथनिसिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ज़्यादा थे। आज जब अमेरिका जा रहा है तो इनके अंदर अफ़गानिस्तान के तमाम इथनिक ग्रुप्स के लोग बड़ी तादाद में शामिल हो चुके हैं और ये एक प्रॉपर नेशनल फोर्स बन चुकी है। जब अमेरिका 20 साल पहले आया था तो अफ़गान तालिबान का कंट्रोल 100% अफ़गानिस्तान पर नहीं था। वो सालों से लड़ रहे थे पूरे अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल लेने के लिए, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस वाले, जिनको इंडिया की भी सपोर्ट थी और तब का जो रूस अभी टूटा था उनकी भी सपोर्ट थी, ये इनको सपोर्ट करते थे। उन इलाकों पे, नॉर्दर्न अलायंस के इलाकों पे अफ़गान तालिबान का कंट्रोल नहीं था। लेकिन आज नॉर्दर्न अलायंस के भी सारे इलाकों पे इनका कंट्रोल है और नॉर्दर्न अलायंस खुद इनका हिस्सा बन चुका है। उनके बहुत सारे लोग इनके अंदर आ चुके हैं और एक बहुत बड़ा ग्रुप बन चुका है। यानी कि अगर आप बारीकी से देखें तो अफ़गान तालिबान ने सिर्फ फ़ौजी महाज पर, सिर्फ ग्राउंड पे अमेरिका की नाक नहीं रगड़वाई, सिर्फ ग्राउंड पे नहीं, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली इनको चित कर दिया है।
डिप्लोमेटिकली भी, पॉलिटिकली भी, हर महाज पे इनको शिकस्त दी हुई है दरअसल। और ये अमेरिका के सुपर पावर होने वाले स्टेटस को बुरी तरह से झटका दे चुका है। अब दुनिया को पता चल गया है कि अमेरिका एक हवा का गुब्बारा है सिर्फ, और असल फोर्सेस दरअसल अमेरिका नहीं, रूस और चीन है जो कि अफगान तालिबान के साथ है। असल फोर्स वो हैं, अमेरिका असल फोर्स नहीं है। यानी कि जैसे सोवियत यूनियन वाली जब जंग अफगानिस्तान के अंदर हुई थी, उसके इख्तिताम पर सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ था ना, ख़त्म हो गया था। अमेरिका भी बुनियादी तौर पर तकरीबन ख़त्म हो चुका है। कम से कम दुनिया में ये बात तो वाज़े हो गई है कि अमेरिका इकलौता सुपर पावर नहीं है। अच्छा, ये बात अमेरिका के बहुत से इत्तेहादी समझ चुके हैं, और वो बहुत सारे इत्तेहादी टिल्ट हो चुके हैं टुवार्ड्स रशिया एंड चाइना, लेकिन इंडिया नहीं समझा। इंडिया इतना गहरा इत्तेहादी वैसे नहीं रहा कभी भी। हिस्टोरिकली अगर आप देखें, वो न्यूट्रल रहे हैं, यानी उनका रूस के साथ भी अच्छा ताल्लुक़ रहा है, चीन के साथ भी और अमेरिका के साथ भी। लेकिन 2014 के बाद, बल्कि उससे कुछ पहले 2012-13 से, यानी अगर आप देखें तो ये अमेरिका की तरफ टिल्ट होना शुरू हुए हैं। आज से 9 साल पहले एक वाक़या पेश आया इंडिया के अंदर। आज से 9 साल पहले कांग्रेस का दौर था, कांग्रेस जाने वाली थी, सबको पता था कि यहाँ पर बीजेपी आने वाली है, और बीजेपी की पॉलिसीज़ दरअसल उनकी आमद से 1 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी इंडिया के अंदर। 2013 का साल था नादरीन। इंडिया ने एक बड़ा भरपूर अटेम्प्ट किया था अफ़गान तालिबान को अपने साथ मिलाने के लिए। नाउ दिस माइट बी सरप्राइजिंग फॉर मेनी ऑफ यू। जी हाँ, इंडिया ने एक भरपूर अटेम्प्ट की थी इनको अपने साथ मिलाने के लिए। और इंडिया का एक बड़ा ही खूबसूरत शहर गोवा, हसीन वादियों में खूबसूरत बीचेस से घिरा एक बड़ा ही ज़बरदस्त इलाका है इंडिया का। 2013 का साल था, और अफ़गान तालिबान के लीडर मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ को इंडिया ने गोवा के अंदर एक कॉन्फ्रेंस में बुलाया हुआ था, और उसमें उनके साथ रॉ ने भी मीटिंग की थी। रॉ के अहम ऑफिसर्स ने, इंडिया के सरकारी लोगों ने, सब ने मीटिंग की थी, और उनको कहा था कि हम आपके साथ मिलने को तैयार हैं, जितने पैसे बोलेंगे, जो बोलेंगे, हम तैयार हैं आपको। हम आपको रिकग्निशन भी दिलाएंगे वेस्टर्न ममालिक में और अमेरिका से, लेकिन छोटी सी शर्तें हैं हमारी। पहली शर्त, पाकिस्तान को छोड़ दें, इनको छोड़ दें आप। दूसरी शर्त, इस्लामी निज़ाम वाली ज़िद छोड़ दें, इस्लामी निज़ाम को छोड़ें, वेस्टर्न डेमोक्रेसी लाएं, जैसे हमारी तरफ है वैसे आपकी तरफ भी होनी चाहिए। हम दोनों भाई जो है ना, नेशनलिस्ट वेस्टर्न डेमोक्रेसी ये बनाएं, इस्लामी निज़ाम भूल जाएं। और एक लंबी लिस्ट दे दी और कहा कि ये मान लो और आपका और हमारी डील पक्की। लेकिन अफ़गान तालिबान ने तब भी वो डिमांड्स इंडिया की उस वक्त की सरकार के मुंह पे दे मारे थे। तो इंडियन मीडिया के अंदर जो ड्रामेबाजी चल रही है, ये आतंकी हैं, ये तो पता नहीं कहाँ से आ गए आतंकी। 2013 से ही इनके सो कॉल्ड आतंकियों से मुज़ाकरात जारी हैं इंडिया के। 2013 से ही अगर ये आतंकी हैं तो क्या कर रहे थे आप गोवा में इनके साथ? इंडियन सरकारें 2013 से मरी जा रही हैं, उससे भी पहले कि हमारे साथ इनकी बातचीत हो जाए, हमारा मामला सेट हो जाए। इट्स जस्ट दैट अफगान तालिबान आर नॉट कंसीडरिंग देयर इलीगल डिमांड्स। अगर आज इंडिया की शराइत वो मान लेना, रातों रात इंडियन मीडिया जो है ना, ये इनको फ्रीडम फाइटर्स कहना शुरू कर देगा कि ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, आतंकी नहीं है। रातों रात अगर ये आतंकी हैं, एज वी सेड, इंडियन मीडिया कह रहा है ना ये आतंकी हैं, तो इंडिया की सरकार क्या कर रही थी 2013 में गोवा के अंदर इनके साथ? तब ये आतंकी नहीं थे। अफगान तालिबान कह रहे हैं कि लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ होंगी, तो इस पे मिर्चें लग रही हैं इंडियन मीडिया के अंदर, और इंडिया के जो करता धरते हैं उनको मिर्चें लग रही हैं कि ये क्या है, लड़के लड़कियों के लिए अलग स्कूल? क्या अफगान तालिबान ने राइट ऑफ एजुकेशन से महरूम किया है औरतों को? नहीं किया। दे आर ओनली मेकिंग सिस्टम एज पर देयर लोकल ट्रेडिशंस। जैसी उनकी सोसाइटी है वैसा सिस्टम बना रहे हैं कि औरतें पढ़ेंगी, मर्द भी पढ़ेंगे, लेकिन अलग अलग इदारों में। इससे इनका तालीम का हक तो मुतासर नहीं हो रहा ना, राइट ऑफ एजुकेशन तो मुतासर नहीं हो रहा ना। पढ़ने की तो इजाज़त है सबको। आपने अपने बच्चों को पढ़ाना है या डांस करवानी है? यानी स्कूल खोलने हैं या नाटक मंडलियाँ खुलवानी है कि सबको साथ में बिठा के आपने डांस भी करवाने हैं, सब कुछ कराना है? नहीं ना, पढ़ाना है ना बच्चों को। तो फिर क्या मसला है अफगान तालिबान की एजुकेशन पॉलिसी में? एतराज़ क्यों है कि अगर वो कह रहे हैं कोई एजुकेशन नहीं होनी चाहिए? यानी अगर वो कह रहे हैं कि हमारे रवायात, हमारी सोसाइटी
और हमारे मज़हब के एतबार से ये चीज़ सही नहीं है। को एजुकेशन उसको अगर वो ख़त्म कर रहे हैं तो ये आपके लिए गलत है। इस पर आप दिन रात शोज़ कर रहे हैं। और इंडिया का यूपी का जो सीएम है कहता है कि माथुरा का इलाका जो है यूपी का, इसके अंदर मुसलमान और दलित गोश्त नहीं खाएंगे। तो ये इंडियन मीडिया को नज़र नहीं आ रहा। अफ़गान तालिबान ने राइट ऑफ एजुकेशन को इंडोर्स किया कि हाँ, बुनियादी तालीम इंसानी हुकूक में से है, ये इल्म सबको मिलेगा, एजुकेशन सबको मिलेगी। इस पे आपको मिर्चें लग रही हैं। लेकिन आपके इंडिया का सीएम कहता है कि मैं बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन करूँगा। मुसलमानों, दलितों, ईसाइयों के मज़हब में बीफ खाना, मटन खाना अलाउड है, लेकिन मैं इनको खाने नहीं दूंगा। वो वायोलेशन आपको नज़र नहीं आती। वो एक ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन हो रही है आपके नाक के नीचे यूपी में, वहाँ नज़र नहीं आ रही। और यहाँ पे आपको को एजुकेशन अगर अलग अलग इंस्टीट्यूट बना रहे हैं तो वो नज़र आ रहे हैं। वो मोदी साहब कहते हैं ना, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। नहीं, सीमा नहीं होती हिपोक्रेसी की। आपको देखकर तो ये लग रहा है इंडिया मीडिया के अंदर कि हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। भाई, इस्लाम, दलित, ईसाइयों, इनको भी छोड़ दें, आप मज़हब को छोड़ दें। खुद आपकी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है? कहीं उसमें लिखा हुआ है कि माइनॉरिटी बीफ और मटन चिकन नहीं खा सकती? लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं लिखा ना। किधर लिखा हुआ है? तो इंसानी हुकूक के साथ साथ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन हो रही है। इस पे आप बगले नहीं बजा रहे। कॉन्स्टिट्यूशन वायोलेट हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायोलेट हो रहे हैं आपके सबसे बड़े सूबे के अंदर। और दर्द किस बात का हो रहा है? इसको छोड़कर अफगान तालिबान औरतों को अलग स्कूलों में क्यों पढ़ा रहे हैं, अलग यूनिवर्सिटीज़ में क्यों पढ़ा रहे हैं? अरे, अफगान तालिबान जब से इक़्तिदार में आए ना, ये सुनिए आप, ये सुनिए ना, ये बहुत ही तकलीफ़देह बात है जो हम कहने जा रहे हैं आपसे कि ये किस तरह का मुआशरा बन गया इंडिया के अंदर, किस तरह का मीडिया बन गया है, सोसाइटी क्या बन गई है वहाँ पे। अफगान तालिबान जब से आए हैं ना इक़्तिदार में, 15 अगस्त से आए, इन्होंने एक भी माइनॉरिटी के मेंबर को टारगेट नहीं किया। सिखों को मारा? नहीं मारा ना। हिंदुओं को मारा? नहीं मारा। लेकिन वो जो दुनिया का सबसे महज़ब मुल्क है अमेरिका बाद, और जाते जाते 2 साल का बच्चा मार के गए और एक बेगुनाह फैमिली को उड़ा के गए। कह रहे थे कि गलती से लग गया इनको, ड्रोन स्ट्राइक में हम आईसिस वाले को मार रहे थे, ये गलती से। अब बताएं आप, जिनको आप कह रहे हैं कि ये दहशतगर्द हैं, आतंकी हैं अफगान तालिबान, 15 अगस्त से जब से वो पावर में आए हैं, एक को नहीं उन्होंने टारगेट किया। और जो महज़ब मुल्क है, 2 साल का बच्चा और 6 साल का बच्चा और एक फैमिली को उड़ा के गए। और इंडिया में क्या हुआ इसी अरसे के दौरान? इसी अरसे के दौरान इंडिया में क्या हुआ है? 1 दर्जन से ज़्यादा मुसलमान और दलित जो हैं वहाँ पर इंतहा पसंद गुंडों के हाथों मार खा चुके हैं, पिट चुके हैं बुरी तरह से। एक मुसलमान को वहाँ मारा जा चुका है कि तुमने चूड़ियाँ क्यों बेची, तुम चूड़ियाँ क्यों बेच रहे हो, हिंदू औरतों को हाथ लगा रहे हो, चूड़ियाँ बेचते हो। तो उसको मारा गया। हिलाल रोज़ी कर रहा था, चूड़ियाँ बेच रहा था, मनशियात नहीं बेच रहा था, ड्रग्स नहीं बेच रहा था, लेकिन उनको मारा गया। दूसरे मुसलमान को मारा गया, उसकी पिटाई हुई कि तुम मुसलमान हो लेकिन ठेले का नाम श्रीनाथ क्यों रखा है बे? उसको मारा है उन्होंने, बुरी तरह से मारा है। वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, यू कैन वॉच दैट। अफगानिस्तान के अंदर तो नहीं हुआ ना, ऐसा नहीं हुआ 15 दिनों के अंदर कोई वाकया पेश आया क्या इस तरीके का कि किसी माइनॉरिटी के बंदों को पकड़ के उन्होंने मारा हो? नहीं। दैट मीन्स जंगली दरिंदे इंसानों के रूप में इंडिया के अंदर घुसे हुए हैं, जिनको आप अफगानिस्तान के अंदर ढूंढने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। वहाँ नहीं है, अंदर देखें आप, आपके मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं, वहाँ ढूंढें आप उनको। इंडिया का सरकारी डेटा आपको बता रहे हैं, कहता है 2017 तक इंडिया का सरकारी डेटा है ये कि भाई हर रोज़ इंडिया के अंदर 90 रेप होते हैं, 90 एक दिन के अंदर। इसका मतलब है कि जब से अफगान तालिबान की सरकार आई हुई है ना 15 अगस्त के बाद, तो 15 अगस्त से लेकर आज तक इंडिया के अंदर गवर्नमेंट डेटा के एतबार से 1530 औरतों के साथ रेप हो चुका होगा, अगर 90 की एवरेज आप पर डे की लगाते हैं तो। और आप बात कर रहे हैं कि ये तालिबान, ये जालिम, इनको तो औरतों के राइट्स का ही नहीं पता। डेथ पेनल्टी है इनके कानून में। किसी औरत के साथ अगर रेप किया ना किसी ने, डेथ पेनल्टी है। और आप अपने एयर कंडीशनड इंडियन मीडिया के स्टूडियोज़ के अंदर बैठ के इनको सिखा रहे हैं कि सी वी हैव प्रॉब्लम विद यू, हाउ यू आर ट्रीटिंग वुमन, वी हैव प्रॉब्लम विद दैट। आप इनको सिखा रहे हैं कि औरतों के राइट्स क्या होते हैं। इनके यहाँ डेथ पेनल्टी, आपके यहाँ 1530 अगर औरतों के साथ रेप हुआ है 15 अगस्त के बाद, तो कितनों को सज़ा दी आपने, कितनों को डेथ पेनल्टी हुई है? ज़रा कंपेरिजन करें ना मुआशरे का, उनका मुआशरा और इंडिया का मुआशरा। ये मेरी फिगर्स नहीं है, इंडिया की सरकार कह रही है कि इतने रेप केसेस रोज़ाना होते हैं। मेरी बातें कड़वी होंगी लेकिन देखें ये फैक्ट्स पर मुबनी होती हैं।
आप दूसरों के मुल्क में अंदर घुस के देख रहे होते हैं, लेकिन पहले अपने अंदर देखना चाहिए। इंडिया के अंदर लोग बड़े बड़े योग गुरु बने हुए होते हैं, गुरु योगी फलां योगी, अजीब अजीब बने हुए हैं। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि एक दलित बच्ची के रेप को छुपाने के लिए पूरे यूपी स्टेट की मशीनरी इस्तेमाल हुई थी? क्या ये सच नहीं है? क्या उसका गुनाह क्या था? उसका रेप करके उसको जला के उसको, क्या उसका गुनाह क्या था? फिर पूरी सरकार उसको छुपा रही है, बजाय इसके कि जिन्होंने दरिंदगी की है उनको सज़ा देने की। स्टेट साथी बन गई है क्रिमिनल्स के। ऐसा नहीं हुआ इंडिया के अंदर, यूपी में नहीं हुआ था। क्या बना उस बच्ची का? इंडियन मीडिया के ही कई आउटलेट्स लिख चुके हैं इसके बारे में, और आप 24 घंटे इनको बता रहे हैं कि सी वी हैव इशू विद यू, हाउ यू ट्रीट योर वुमेन, वी हैव इशू विद दैट। लेकिन पहले इधर तो मसला देखें ना, इंडिया के अंदर तो मसला सॉल्व करें ना। तो इसको छोड़ें आप। अफ़गान तालिबान ऐसे हैं, अफ़गान तालिबान वैसे हैं, अफ़गान तालिबान ये करते हैं, वहाँ पर औरतें जेल में हैं, बुर्का क्यों पहनाते हैं, इसको छोड़ दें प्लीज़, फॉर गॉड सेक, इसको छोड़ दें। ये जो इंडिया के अंदर सरकारी मशीनरी के अंदर गुंडे घुस चुके हैं ना, इन पे फोकस करें। इंडिया का सोशल फैब्रिक तबाह हो चुका है, इंडिया के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो चुकी है, इसको देखें आप। अफ़गान लोगों को अपनी सोसाइटी, अपने ट्रेडिशंस, इनका पता है, दे विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। ये एक ऐसी कौम है जो कि 3 सुपर पावर्स को एक के बाद एक पछाड़ चुकी है, ऐसी कौम है, एक के बाद एक 3। देखें बरतानिया के दौर में, जब बरतानिया सबसे पहले आया था, पहले इन्होंने उसको पिछाड़ा था ना। अगर आप हालिया तारीख की बात करते हैं, तब तो अफ़गान तालिबान नहीं थे ना, अफ़गान कौम ने पिछाड़ा था ना उसको, कोई और ग्रुप था। सोवियत यूनियन से कौन लड़ा? अफ़गान तालिबान तो नहीं लड़े, वो तो मुजाहिदीन थे, दूसरा ग्रुप था, पछाड़ा। अब अमेरिका को अफ़गान तालिबान ने पछाड़ा है। दैट मीन्स इस कौम में एक करंट है, एक जज्बा है, ये अपने मसाइल खुद हल कर लेंगे। दे नो हाउ टू लुक आफ्टर देयर कंट्रीज, लेकिन इनको मौका नहीं दिया जाता। हर 2-3, इनकी जोग्राफ़ी ऐसी बनी हुई है कि हर 2-3 साल के बाद कोई ना कोई आकर इनके ऊपर बैठ जाता है। बिकॉज जोग्राफ़ी इनकी जो है ना, वो उनका असल मसला वही है। जोग्राफ़ी अहम तरीन खित्ते पे वाक़ हैं। ये एशिया का शायद सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है अफ़गानिस्तान। यहाँ आप अगर बैठ गए ना, आप पूरे एशिया को कंट्रोल कर सकते हैं। यही इनका मसला रहा है शुरू से लेके। लेकिन ये लड़ते रहे हैं, किसी को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया इन्होंने। कभी भी कोई भी इनके ऊपर हुकूमत नहीं कर सका, तो दे विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। इंडियन मीडिया शुड नॉट पोक देयर नोज इन देयर मैटर्स, दे शुड लेट अफगान्स सॉल्व देयर मैटर्स ऑन देयर ओन। और वो कैपेबल हैं सॉल्व करने के, इसीलिए किसी को इनके लिए बात नहीं करनी चाहिए, वो खुद अपना मसला हल कर लेंगे। इंडिया को अपने अंदर देखना चाहिए।